तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। बच्चों लाइन्स एंड एंगल के कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो है पॉइंट का कंसेप्ट। पॉइंट कहते किसको हैं, तो आइए समझते हैं पॉइंट कहते किसको हैं। बच्चों पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। पॉइंट को समझने के लिए आपके हाथों में पेन होगा या तो पेंसिल होगा, उस पेन या पेंसिल से आप अपने नोटबुक के किसी भी पेज पर इस तरीके के डॉट लगाइए। इस तरीके के डॉट लगाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ एक आकृतियाँ डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि एक हमारे पास जो है पॉइंटेड निडल है, या इस तरह के आपके पास शार्प पेंसिल होगा जिसके एक एंड देख रहे हैं कितना शार्प है, या आपके पास कंपास होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंपास। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये कंपास होगा और उसमें इस तरह से पेंसिल आप लगा के कुछ ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों जो टिप शार्प टिप से जो हम डॉट लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट बोलते हैं। तो शार्प टिप से आपने भी अभी तक लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया है तो आप अपने नोटबुक पर लगा के इस तरीके से देखिए। एक जितना आपका पेन का निब जो है वो शार्प होगा, पेन का जो टिप है वो शार्प होगा, उतनी ही शार्प जो है डॉट बनने वाली है। चाहे पेंसिल आपकी जितनी शार्प होगी उतनी ही जो है डॉट जो है आपकी उतनी शार्प होने वाली है। तो अब तो आपने ड्रॉ करना सीख लिया कि कैसे हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट के लिए ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, बस एक डॉट डालना पड़ता है। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, पॉइंट हमें क्या दिखाता है, पॉइंट से हमें किसी स्थान का लोकेशन का पता चलता है। पॉइंट हमें क्या बताता है, लोकेशन बताता है। और क्या है इसकी प्रॉपर्टी पॉइंट का, पॉइंट के पास कोई लेंथ नहीं होता है, इसके पास लेंथ जो है वो नहीं होता है, इसके पास पॉइंट के पास ब्रेड्थ भी नहीं होता है। पॉइंट के पास ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही ब्रेड्थ होता है और ना ही हाइट होता है। यानी ना तो इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है और ना ही इसकी ऊंचाई होती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि पॉइंट हमें बताता है लोकेशन, और पॉइंट के पास ना तो इसकी लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो है पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट्स को बच्चों पढ़ते किसके हैं, पॉइंट को पढ़ने के लिए हम इसको डिनोट करते हैं सिंगल कैपिटल लेटर से। किससे, सिंगल कैपिटल लेटर से ये डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट दिया है। पॉइंट जेड है ये, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, पॉइंट जेड, पॉइंट टी और पॉइंट पी। आप भी अपने नोटबुक पर कुछ पॉइंट डिनोट कीजिए और उसका कुछ नाम इस तरीके से दे सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। आशा करता हूं ये पॉइंट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो कंसेप्ट बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है वो है लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट। अब लाइन सेगमेंट के कंसेप्ट को बच्चों समझने के लिए जब आपने पॉइंट समझ लिया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने नोटबुक पर 2 पॉइंट डिनोट कीजिए। जैसे ही 2 पॉइंट आपने डिनोट किया तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन इसी से बनेगा कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं बच्चों। 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब लाइन सेगमेंट बच्चों क्या होता है कि इसकी खास बात यह होती है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी होती है और एंड पॉइंट भी होता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें 2 एंड पॉइंट है। कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में। 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में। एक बार फिर से देख लीजिए, लाइन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट के मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया। और खास बात ये होती है लाइन सेगमेंट की कि इसकी जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है। इसकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है। सपोज दैट पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। मान लेते हैं आपने कोई 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या होगी, फिक्स होगी। पॉइंट पी से लेके पॉइंट टी तक की दूरी सपोज 15 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला बच्चों कि 2 पॉइंट्स के बीच के मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट, सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो आपका पॉइंट है, पॉइंट ए बी, उसके ऊपर अगर बार का निशान लगा देंगे तो इसको हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, सो एक लाइन सेगमेंट ए बी होता है। अब यहां से देखिए कुछ पॉइंट्स है, यहां पर आपको समझाया गया है आपके बुक में कुछ पॉइंट्स। अब पॉइंट्स में ये बताया गया है कि आप सपोज दैट ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर शेप के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम 1-2 पॉइंट लें इसके ऊपर और इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मिलाने वाली जो लाइन होगा ये हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ओके,
इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब जब लाइन सेगमेंट आपने पढ़ लिया और समझ लिया, तो अब आपको समझना है लाइन के बारे में। अब लाइन क्या होती है? लाइन को समझने के बहुत आसान है बच्चों। अगर आपने 2 पॉइंट को मिलाया था तब ये बन गया था हमारा क्या, ए और पॉइंट बी, ये हमारा बन गया था लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट को और हम आगे एक्सटेंड करें, दोनों तरफ अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर इसी लाइन सेगमेंट को, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं, इसको अगर इस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको आप और आगे स्ट्रेट वे में आपने एक्सटेंड किया, तो ये जो एंडलेस एक्सटेंड हो रहा है, ये कहीं आपस में नहीं मिलने वाला है और ना ही इसका कोई अंत होता है। लाइन का कोई अंत नहीं होता है, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट में भागते रहेगा हमेशा के लिए। ओके, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे लाइन को हम लाइन बोलते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि लाइन सेगमेंट को, अगर आप एक लाइन सेगमेंट को बोथ डायरेक्शन में अगर आप एक्सटेंड करेंगे एंडलेसली, तब हमको मिलता है लाइन। इफ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, और वी कैन से इनफाइनाइट, तब हमको क्या मिलेगा बच्चों? लाइन मिलेगा। अब हमारे पास जो है ये क्या होता है, यहां देखिए, समझिए, अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी इज रिटेन एज लाइन ए बी। इसको आप लिख सकते हैं लाइन ए बी, और लाइन ए बी को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से 2 एरो का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि लाइन ए बी, अगर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा तो ये आपका हो जाता है लाइन सेगमेंट। वहीं अगर आप इसको 2 एरो से डिनोट कर देंगे तो ये बन जाता है लाइन ए बी, और इसको आप पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ये बेसिक अंतर है लाइन और लाइन सेगमेंट में। और अब जब आपको लाइन सेगमेंट और आपको पॉइंट समझ में आ गया, तो अगला जो कंसेप्ट बच्चों पढ़ना है वो है रे का। रे का कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आपने लाइन पढ़ा उसी तरीके से रे का कंसेप्ट है। अगर आपने किसी भी लाइन को एक तरफ वन साइड एक्सटेंड करेंगे, अगर आप यहां देखते हैं एक लाइन सेगमेंट को आप एक लाइन सेगमेंट को वन साइडेड एक्सटेंड करेंगे, तब आपको क्या मिलता बच्चों? रे मिलता है। अगर बोथ साइड एक्सटेंड कर रहे थे तब हमको लाइन मिल रहा था, लेकिन लाइन सेगमेंट को एक तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये भी एंडलेसली होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? रे बोलते हैं। अब रे के लिए यहां पर देखिए, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट्स एट 1 पॉइंट। इसका मतलब कि इसका हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, ओके, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इसी कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, और दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इसको इनिशियल पॉइंट ऑफ रे भी बोलते हैं। एंड इट गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन मतलब यूनि डायरेक्शन में जाएगा। ये दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यूनि डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर अभी आपको जो फिगर दिया हुआ है उससे भी आप इजीली समझ सकते हैं। एक हमारे पास लाइन जो ये हमारा रे है वो रे एपी है। क्या है? रे एपी है। तो इसी तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं, आपके पास रे ए बी है और इसको आप इस तरीके से वन साइड एरो से डिनोट करते हैं। तो रे को डिनोट करने के लिए इस तरीके से आप लिखेंगे। रे को और आसानी से समझने के लिए बच्चों आप इस तरीके के सन या टॉर्च का रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीम लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस, इस तरीके से भी देख रहे हैं कि रे जो है ये क्या हो रहा है? एक डायरेक्शन में जा रहा है। सन से भी जो हमारे पास रे आता है बच्चों, ये भी क्या होता है? वन डायरेक्शन में ही आगे निकलता है। सन से जितनी भी लाइन रे निकल रही है वो क्या हो रही है? वन डायरेक्शन में निकल रही है। या तो आप अपने टॉर्च, मोबाइल का भी टॉर्च जला के देख सकते हैं, उससे भी जो रे निकल रही है वो क्या हो रही है? वन डायरेक्शन में निकल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ओके, सो हमें यहाँ बेसिकली ये समझना है कि रे इज व्हाट? रे इफ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन वन डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट रे। रे को डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक डायरेक्शन में आपको एरो से डिनोट करना है। अब चूंकि आपने पॉइंट पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, उसके बाद आपने लाइन सेगमेंट पढ़ लिया और अब तक आपने लाइन के बारे में भी जब समझ लिए, तब अब अगला जो कंसेप्ट आपको समझना बच्चों वो है एंगल का कंसेप्ट। अब एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल को समझने के लिए आप ये समझिए कि दो आपके पास, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर दो हमारे पास क्या है? रे है।
दो हमारे पास रे है, दो हमारे पास क्या है, रे है, और यहाँ पर मान लेते हैं इसको ए और हम सी मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों रे को आपस में मिला दें, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट को आपस में मिला दें, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट को अगर आपस में मिला दें, यानी ए तो कॉमन हो गया, इन दोनों के ये जो दोनों है ये पॉइंट है, इसको अगर जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हम इस तरीके से, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, इन दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों रे को आपस में जोड़ेंगे तो ये जो हमारा बना, ये जो हमारा माउथ ओपनिंग है इसका, ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा बच्चों। ये जो आपका माउथ ओपनिंग है दोनों का, दोनों रे का माउथ ओपनिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो इसको डिनोट करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, डिनोट करने के लिए, अच्छा ये जो है बच्चों इसका एंगल का आर्म कहलाता है। तो इसमें दो आर्म होते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा आर्म ए बी और दूसरा आर्म ए सी। और इसको एंगल को डिनोट करने के लिए एंगल को कुछ इस तरीके से डिनोट करता है, इस तरीके से डिनोट होता है एंगल, इस तरीके से डिनोट होता है। और इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, यहाँ देखिए ये क्या है, ए जो है बीच में है और ये दोनों आर्म जो है साइड में है, दोनों आर्म साइड में है। तो इसको हम लिखेंगे एंगल, इसको पढ़ेंगे एंगल, ये जो आपने डिनोट किया है इसको हम पढ़ेंगे एंगल। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। ए जो एंगल वाला जो पोर्शन होगा वो हमेशा, जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। या इसको ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो आपने देखा कि एंगल फॉर्म करने के लिए हमको कितने रे की आवश्यकता पड़ती है। एंगल फॉर्म करने के लिए हमको 2 रे की आवश्यकता पड़ती है, एंगल फॉर्म करने के लिए हमको 2 रे की आवश्यकता पड़ती है। और उसके पास क्या होता है, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है और 2 रे है तो इसका मतलब वो एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ओके, अब ये जो दोनों, एक चीज़ और कंसेप्ट यहाँ वर्टेक्स का समझना बच्चों, ये जो दोनों आर्म जो है जहाँ आपस में मिल रहे हैं, जो 2 आर्म यानी 2 रे का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ आपस में ये मिल रहे हैं, उसको बोला जाता है वर्टेक्स। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ओके, जहाँ एंगल ये बन रहा है इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसको भी याद रखना है। और इसको हम बोलते हैं आर्म, और ये भी आपका क्या हो गया, आर्म हो गया। ओके, सो आई होप एंगल आपको समझ में आया होगा। अब बात होती है कि एंगल की साइज की। तो एंगल की साइज किस पर निर्भर करती है बच्चों, एंगल की साइज निर्भर करता है, सो द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, or turn, amount of rotation or turn that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray। अब यहाँ पर आपको क्या है समझना है कि इसको एक आर्म जो है इसका ये फिक्स रहेगा, एक आर्म क्या होगा, फिक्स रहेगा। एक आर्म फिक्स होने के बाद इसकी दूसरे आर्म को जितना आप ओपन करेंगे उतने ही बड़ा साइज का एंगल होगा। जितने दूसरे आर्म को ओपन करते जाएंगे, जितने दूसरे आर्म को, सपोज दैट यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस तरीके से कुछ मिला देते हैं, यहाँ से कुछ मिला देते हैं, ये स्ट्रेट नहीं हुआ, आप इसको कर लीजिएगा। ये यहाँ से आपने तो देखा एंगल जो है हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ये तो हमारा क्या हो जाता है, वर्टेक्स कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। तो साइज ऑफ जो एंगल होता है बच्चों, बेसिकली हमें ये समझना है कि साइज ऑफ द एंगल जो होता है वो हमारे रोटेशन पर निर्भर करेगा। किस पर, रोटेशन पर, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि आप कितना रोटेट कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं। अब एंगल जो है बच्चों, साइज ऑफ द एंगल, यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। स्टेपलर में भी आपको एक एंगल देख पा रहे होंगे, एक एंगल बन रहा होगा। तो डिफरेंट साइज का एक एंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी एंगल आप देख पा रहे होंगे। जहाँ भी 2 रे आपस में कॉमन पॉइंट बना रहा है उसमें आप एंगल ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो अपने आसपास भी देखिए कि कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जहाँ एंगल बन रहा है। अब अगला जो कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों वो है कंपेयरिंग ऑफ एंगल, कि एंगल को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो एंगल को कंपेयर, यहाँ पर देखिए डिफरेंट, अब एंगल को यहाँ देखिए, समझिए। ये देखिए जो फिगर है यहाँ पर, एक स्नेक का, एक फिश का, एक चिड़िया का और एक क्रोकोडाइल का। ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ पर चिड़िया अपने विक को से बना रही है, फिश का एंगल बन रहा है, मौत का ये जो एंगल बन रहा है। तो ये कैसे हम कंपेयर करेंगे कि किसका एंगल जो है वो ज़्यादा बन रहा है, किसका एंगल
कम बन रहा है, कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, दैट इज नोन एज द कंपेयरिंग ऑफ द एंगल। यानी दो एंगल के मौत को जब हम कंपेयर करना चाहें तो कैसे कंपेयर करते हैं। तो पहला जो मेथड होता है बच्चों कंपेयर करने के लिए वो होता है सुपर इम्पोजिंग मेथड। क्या होता है? सुपर इम्पोजिंग मेथड। अब सुपर इम्पोजिंग मेथड में क्या होता है, सपोज हमने ये दो एंगल लिया, हमने दो एंगल ये ले लिया, दो एंगल हमारे पास है। अब इन दोनों एंगल को सुपर इम्पोज मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरे को रखना, एक के ऊपर दूसरे को रखने को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिंग। सो कंपेयरिंग ऑफ द एंगल, एक जो पहला मेथड हमको पढ़ना है वो है सुपर इम्पोजिंग मेथड। अब मान लेते हैं ये आपके पास दो एंगल है, अब इसको हम देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब हमने क्या करना है कि इसको उठा के या तो इस पर या इसको उठा के इस पर रख देंगे एज इट इज। इसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिज। जब इसको उठाकर एक दूसरे पर हमने रखा तब हमने पाया कि देखने पर हमको ये पता चला, अब चूंकि ये वाला जो लाइन है नीचे वाला हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा एक दूसरे पर यहाँ पर देखेंगे तो ये तो पैरेलल ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ओके, अब जब आपने देखा तो यहाँ पर आपने पाया कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है दूसरे वाले एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो आपने सुपर इम्पोजिंग मेथड से बता दिया कि द पिक्चर शोज दैट टू एंगल सुपर इम्पोज्ड। इट इज नाउ क्लियर दैट द एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर इज लार्जर देन एंगल ए बी और सी। तो एंगल यहाँ आपने कंक्लूजन इस सुपर इम्पोज करने के बाद क्या निकाला, सुपर इम्पोज करने के बाद आपने निकाला कि एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर दैन एंगल ए बी सी। ओके, आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, सुपर इम्पोज करने के बाद। ओके, अब एक कंसेप्ट आपको पढ़ना बच्चों इक्वल एंगल्स का। इक्वल एंगल क्या होता है, अगर हम इसी दोनों फिगर को, दो फिगर हमारे पास है, दो एंगल हमारे पास है, और अगर हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए और जब ये दोनों का एंगल जब देखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो क्या है, इक्वल एंगल है। क्या है, इक्वल एंगल है। अगर सुपर इम्पोज करने के बाद, दो एंगल को सुपर इम्पोज करने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ वाई। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ वाई। ध्यान रखना है एंगल जो होता है वो हमेशा बीच में ही लिखाता है। ओके, अब अगला जो कंसेप्ट पढ़ना है कि ठीक है हमने तो समझ लिया सर कि सुपर इम्पोज, विदाउट सुपर इम्पोज हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। अब विदाउट सुपर इम्पोज यहाँ पर देखिए आपस में जो दो क्रेन है ना वो क्या कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं कि मेरा जो एंगल है वो तुम्हारे एंगल से, जो मेरे माउथ ओपनिंग का जो एंगल है वो तुम्हारे माउथ ओपनिंग से ज़्यादा बड़ा है। जैसे दो बच्चे आपस में अक्सर देखते हैं झगड़ते रहते हैं कि मेरा ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा ज़्यादा खराब है, इस तरीके चीज़ें का। तो यहाँ भी दो क्रेन देखिए आपस में झगड़ रहा है, किस लिए, एंगल को कंपेयर करने के लिए कि हमारा ज़्यादा बड़ा है। अब ऐसे में क्या करेंगे, अगर हम अब इसको तो एक दूसरे के ऊपर से सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, तब हमने क्या करना है कि इस तरीके के एक सर्कल लेना है और सर्कल में हमें क्या करना है, इस तरीके के कुछ डॉट्स लगा देने हैं, कुछ पॉइंट्स लगा देने हैं और इस पॉइंट के मेजरमेंट से हमको यहाँ पर देख रहे हैं सर्कल, तो सर्कल से लेने के बाद हमको पता चला कि ये वाला पॉइंट से ये, तो इस तरीके से भी आप एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जिसका ओपनिंग ज़्यादा बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कहलाएगा ग्रेटर एंगल। ओके, तो ये तो हो गया एक कंपेयरिंग थ्रू द सर्कल। अब आगे जो कंसेप्ट एक पढ़ना है आपको वो है मेकिंग रोटेटिंग आर्म। रोटेटिंग आर्म कैसे, एक कंपास जो होता है आपका, जो कंपास होता है वो एक तरीके से आपका रोटेटिंग आर्म होता है। उसके अलावा आप कैसे रोटेटिंग आर्म बना सकते हैं ये कंसेप्ट आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको बोला गया है कि रोटेटिंग आर्म बनाने के लिए आपको टू पेपर स्ट्रॉ लेना है। क्या करना है, 2 पेपर स्ट्रॉ लेना है और पेपर क्लिप लेना है। एक पेपर स्ट्रॉ और पेपर क्लिप जब आप ले लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 पेपर स्ट्रॉ एंड एक पेपर क्लिप लीजिए। उसके बाद इस स्ट्रॉ को, जो ये आर्म है ना, इसके आर्म, ये जो पिन है, पिन के आर्म में पेपर स्ट्रॉ को इंसर्ट कर दीजिए ताकि आप अपने आप को इंजर्ड ना कर सकें। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना आप उसको स्ट्रेच करेंगे पेपर पिन को, उतना ही बड़ा क्या बनेगा,
उतना ही बड़ा हमारा रोटेटिंग आर्म बनेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जब हम इंसर्ट कर दिए तो ये आपका एक तरीके से रोटेटिंग आर्म बनके तैयार हो गया। ये आपका रोटेटिंग आर्म बनके तैयार हो गया। सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर मेकिंग अ रोटेटिंग आर्म, यू हैव टू जस्ट टेक 2 पेपर straw and one paper clip and you can try this under the supervision of your parent। अपने पेरेंट के या क्लास टीचर के सुपरविजन में इसको आप ट्राई कर सकते हैं रोटेटिंग आर्म बनाने का। ओके, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं देन व्हाट वी कैन डू रोटेटिंग आर्म बनाने के लिए, वी कैन डू कि इस तरीके से दो हम लेते हैं, दो वुडन पतली वाली एक कोई वुडन ले लीजिए, 2 पैरेलल वुडन लीजिए और उसको एक दूसरे से इस तरीके से यहाँ पर रबड़ से बांध लीजिए। और रबड़ से बांधने पर जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रोटेटिंग आर्म बन जाएगा। ये भी आपका क्या बन जाएगा, रोटेटिंग आर्म बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि और भी किस तरीके से आप रोटेटिंग आर्म बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्पेशल टाइप ऑफ एंगल। बच्चों आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल पढ़ना है। बिफोर दैट वी विल रीड हाउ टू मेजर एंगल, क्योंकि इस एंगल डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल को पढ़ने से पहले आपको एंगल को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। एंगल होता क्या है ये तो आपने पढ़ लिया कि जब 2 रे आपस में एक उसके कॉमन पॉइंट होते हैं और जो उसका ओपनिंग पॉइंट होता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, वो हमारा एंगल होता है। नाउ कमिंग टू द, अब ये हमारा एक लाइन है बच्चों, तो ये लाइन जब होता है तो ये हमारा, जैसा आप जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो होती है ये हमारा क्या बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। 0 डिग्री एंगल इसको बोलते हैं। जब एक लाइन दूसरा जो लाइन होती है उसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है, दैट इज नोन एज, इसको हम 0 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब यही अगर ये इस तरीके से एक तरफ कहीं भी ओपन होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या होता है, एंगल बनाना शुरू करता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या है, 0 डिग्री एंगल है। ये अभी तक 0 डिग्री है, ये फिर कवर किया तो ये 10 डिग्री, देन 20 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होना शुरू हो गया। ये इसका आर्म जो है ओपन होना शुरू किया और ये जब वर्टिकल आ जाता है तो ये कहलाता है 90 डिग्री। और ये जब अपोजिट में एक दूसरे के होते हैं, तो दिस एंगल इज नोन एज 180 डिग्री। कितने, 180 डिग्री बनाता है। उसके बाद जब ये यहाँ से शुरू होकर ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा, तब ये कहलाएगा 360 डिग्री। क्या कहलाएगा, 360 डिग्री कहलाएगा। 360 डिग्री कहलाएगा। ये जो एंगल होगा वो कहलाएगा 360 डिग्री। तो ध्यान रखना, कभी कभी बोल देते हैं 0 डिग्री और 360 डिग्री इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री इक्वल है। 0 डिग्री का तो अभी रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन 360 की अगर हम बात करें तो इसने फुल एक रोटेशन करके जब यहाँ पहुँच जाता है तब जो एंगल बनता है तब वो क्या कहलाएगा, यहाँ से जब ये यहाँ से जो एंगल ये बन रहा है फुल, तब ये फुल एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री एंगल का होता है, एक 360 डिग्री का होता है। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ना है बच्चों कि ये जो सर्कल आप देख पा रहे होंगे इसमें हर ये जो लाइन दिख रहा होगा पतले पतले, वो सिंगल यूनिट का है। सिंगल यूनिट करने का मतलब 1 डिग्री का है। ये कितने का है, अच्छा डिग्री को निरूपित कैसे करते हैं, जैसे मुझे लिखना हो 1 डिग्री तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 4 डिग्री तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 70 डिग्री तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी सुपर इंस्क्रिप्शन करेंगे, राइट, सुपर इंस्क्रिप्शन करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो मान लेते हैं मुझे लिखना है 180 डिग्री तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे डिग्री को लिखते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो है हर सेक्शन जो है 1 यूनिट का डिवाइडेड होता है। 1 यूनिट मिलकर के ये पूरा 360 बनाता है। तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर बना रहे हैं ये 30 यूनिट है। 30 यूनिट करने का मतलब हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो 30 यूनिट इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से आपके पास प्रोटेक्टर होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, सो प्रोटेक्टर निकाल लीजिए। प्रोटेक्टर से आप समझिए यहाँ पर ये दोनों तरफ, यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है और यहाँ 180। अगर यहाँ 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो अब अपोजिट में आएगा वो 180, और यहाँ अगर 0 डिग्री, इधर से आप 0 डिग्री ले रहे हैं तो इसके अपोजिट में जो आएगा वो 180 डिग्री होता है बच्चों। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अब आप अपने प्रोटेक्टर से कोई भी एक एंगल बनाइए और उसका मेजरमेंट इस तरीके से नाप सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एक एंगल यहाँ हमने रख दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इस प्रोटेक्टर को रख दिया। अब इस प्रोटेक्टर को रखने के बाद हमने देखा कि यहाँ से एक
जो है एक एंगल जो बन रहा है वो कितना एंगल है बताना है। ये जो एंगल है हमें बताना है कि एंगल QOP कितना डिग्री का बना रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे पता चलेगा कि एंगल QOP जो है उसका एंगल क्या है, कैसे पता चलेगा। तो आपने जब देखा कि यहाँ 0 डिग्री है, अगर यहाँ से हम 0 डिग्री ले रहे तो ये होगा 10, ये होगा 20, ये होगा 30, और 30 और 40 के बीच में हमारा क्या होगा बच्चों, हमने क्या बोला था कि यहाँ एक एक यूनिट का है, तो जैसा हमें प्रतीत हो रहा है कि 30 और 40 के बीच में 5 आएगा, तो यानी कि हमारा हो जाएगा एंगल QOP इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब आपको बताना है कि एंगल R, ये एंगल R है, एंगल ROP कितना डिग्री है, एंगल ROP कितना डिग्री है। तो फिर से एक बार हम चलते हैं, यहाँ है 0 डिग्री, यहाँ देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है, ये है 0 डिग्री। तो ये अगर 0 डिग्री है तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते गए तो यहाँ हमने पाया 90 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री के बाद यहाँ देखिएगा 90 डिग्री आ गया, और यहाँ से 100 डिग्री है, तो ये 90 और 100 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। ओके, अगर हम इधर से लेते, अगर हम सपोज यहाँ से लेते तब क्या होता, अगर हमारा इधर से लेते तो हमारा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है कि एंगल ROU क्या कहलाता है, हमारा एंगल ROU यहाँ से देखिए 80 और 90 के बीच में है, तो ये हमारा हो जाता है ROU एंगल जो होगा वो 85 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो है आप किधर से नाप रहे हैं। अब जब इतना मेजरमेंट आपने सीख लिया कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तब हम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल को समझ लेते हैं। अब स्पेशल टाइप ऑफ एंगल क्या क्या आपको पढ़ना है, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल में आपको पढ़ना है सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बच्चों, जब हमारे पास ये एक एंगल 0 डिग्री का है और ये हमारे पास अगर एक दूसरे के यहाँ पर देखते हैं एक राइट एंगल बनता है। ओके, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही आपस में जुड़ता है तो ये हमारा क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एंगल कहने का मतलब होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री से बड़ा होता है, ये 0 डिग्री से इक्वल टू, आप इसको कह सकते हैं इक्वल टू, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे थे कि ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री से कम होता है। तो एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेसर देन 90 डिग्री वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल हमने देखा, एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल। अब आते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल वैसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। अगर हम इसी को करते तो ये हमारा तो हो जाता 90 डिग्री, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो हमारा बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से भी बड़ा है, लेकिन क्या है हमारा, यहाँ देखिए 180 डिग्री से छोटा है। तो यानी कि ये वैसा एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट what less than 180 degree, greater than 90 degree what less than 180 degree, then that angle is known as obtuse angle। आप इसको लिख सकते हैं greater than 90 degree less than 180 degree। ओके, अब अगला है स्ट्रेट एंगल। अब जब एक रे दूसरे के अपोजिट हो जाए और उससे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है स्ट्रेट एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल जो होता है बच्चों वो होता है किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसी स्ट्रेट एंगल को थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, इसी स्ट्रेट एंगल को यहाँ जो एंगल बन रहा था ये 180 डिग्री, इसको और बढ़ा दिए, इसके आर्म्स को और यहाँ मोड़ दिए। अब ये जो बन रहा है एंगल ये हमारा बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा क्या बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ग्रेटर देन, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री वट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में हमें पढ़ना है बच्चों फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन आपने पहले भी पढ़ लिया कि फुल रोटेशन इज नथिंग बट 360 डिग्री। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स और फुल रोटेशन किसको बोलते हैं। सो ये तो था कुछ कंसेप्ट जो आपको लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ना था। एक लास्ट कंसेप्ट जो बच्चों आपको पढ़ना है वो है एंगल बाइसेक्टर का।
परपेंडिकुलर का आपने पढ़ लिया। परपेंडिकुलर में क्या होता है, आप कभी भी पेपर ले लीजिए, पेपर आप इस तरीके A4 साइज पेपर लेते हैं। ओके, A4 साइज पेपर जब आप लेते हैं तब उसको जब 20 से आप फोल्ड करेंगे, 20 से आप फोल्ड करने के बाद आप पाएंगे कि इस तरीके से एक फोल्ड डेवलप होता है और दोनों तरफ ये जो एंगल बनेगा, ये जो दोनों तरफ जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि जब एक A4 साइज का पेपर, एक A4 साइज को पेपर को हम फोल्ड करते हैं तब हमारे पास टोटल कितने राइट एंगल बनता है। तो आप बताएंगे कि सर हमारे पास टोटल 2 राइट एंगल बनता है। A4 साइज को पेपर को इक्वली अगर हम डिवाइड करके उसको एक एंगल बनाएं तो हमारा राइट एंगल कहलाता है, यानी इक्वल्स एंगल होते हैं और स्ट्रेट एंगल कंटेन्स 2। ठीक है, इस तरीके से बनने वाले एंगल जो होते हैं 2 राइट एंगल कंटेन करेगा। ओके, अब आपको जो एक बच्चों पढ़ना है वो है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए कि व्हेन वी फोल्ड, जब भी हम किसी चीज़ों को फोल्ड करते हैं और उसके बाद इस प्रोसेस में जब उसको बीच से आधा कर देते हैं, यहाँ से आपने देखा कि ये एक हमारे पास क्या है, चीज़ें हैं और इसको फोल्ड करके बीच से आधा किया गया है, इसको फोल्ड करके बीच से आधा किया गया है। यानी ये जो एंगल पूरा बन रहा था, इस पूरे एंगल को बीच से फोल्ड करके आप इस तरीके ट्राई कर सकते हैं। एक एंगल, एक पेपर को कटिंग करके एक एंगल बना के ये जो एंगल बन रहा था इसको अब बीच से, इसको जो बीच से आधा कर दिया, यानी इस एंगल को बीच से डिवाइड करने वाले, एंगल को बीच से डिवाइड करने वाले लाइन को ही हम बाइसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। इस लाइन को बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। सो दिस विल बी नोन एज एंगल bisector, angle bisector. So what is this, the line that bisects a given angle is called angle bisector. So आशा करता हूँ बच्चों आपको ये कंसेप्ट लाइन एंड एंगल का अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टिल देन फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। आपके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।